नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, व्याख्याता इतिहास, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी अपना जो टॉपिक है उसमें अपन ने 2 वीडियो में अपन ने ये डिस्कशन किया कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन और जलालुद्दीन खिलजी एम्पायर और अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। उसके बाद अपन ने विद्यार्थियों पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीतियाँ क्या रही। ठीक है, साम्राज्यवादी नीति में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर भारत की नीति, जिसमें संपूर्ण राजपूताना गुजरात तक का एरिया आ गया। उसके बाद में विद्यार्थियों अपन ने दूसरा पढ़ा दक्षिण भारत की नीति कि किस ढंग से बारगल, तेलंगाना, दारा समुंदर, पांड्य राज्य, इन पर कैसे अलाउद्दीन ने अधिकार किया। इसी के साथ साम्राज्यवादी नीति में अपना तीसरा और मुख्य बिंदु ये रहा कि मंगोल आक्रमण जो 4-5 हुए थे, अकत खां, तारगी का, इनका, तो किस ढंग से इन आक्रमणों को, इतने विशाल आक्रमण थे, इनको फिर भी अलाउद्दीन की सूझबूझ और उलुग खां, नुसरत खां के अच्छे सेनापति द्वारा जो योग्य रणनीति बनाई गई थी, उनके द्वारा इन संपूर्ण आक्रमणों को किस प्रकार विफल कर दिया गया। ये साम्राज्यवादी नीति अलाउद्दीन की पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साम्राज्यवादी नीति के बाद में, यानी कि इतनी पावरफुल, इतनी बढ़िया जो नीति रही, किस ढंग से इन संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार हो गया, उसके बाद में उसने क्या इस ढंग की अपने शासन को सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने के लिए उसने क्या कार्य किए, ये अपना टॉपिक आज का रहेगा। तो विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है, आप देख लेना। आज का अपना टॉपिक है अलाउद्दीन का शासन व सैनिक प्रबंध, जिसमें अपना प्रथम टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों राजत्व का सिद्धांत। ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था और उसके शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। बलवन की भांति वह भी राजा के प्रताप में विश्वास करता था और उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसका मानना था कि सुल्तान की इच्छा ही कानून होनी चाहिए। वह इस सिद्धांत को मानता था कि राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक तथा प्रजा होते हैं। अलाउद्दीन स्वेच्छाचारी व निरंकुश सल्तनत में विश्वास करता था। उसके वजीर, सेनापति, सरदार, शासनाधिकारी आदि सभी व्यक्ति उसके कर्मचारी थे और उनमें से कोई व्यक्ति उसे सलाह देने का साहस नहीं कर सकता था। दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन ने शासन के विषय में सलाह ली अथवा जो उसे सलाह देने का साहस कर सकता था। अलाउद्दीन में वास्तव में मौलिक विचारों को जन्म देने की क्षमता, उनको कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय और उनके परिणामों को भुगतने का साहस था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, न ही उलेमा वर्ग से सलाह ली, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। इसी कारण AL श्रीवास्तव अपने विचार लिखते हैं कि इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ऐसे तत्वों को जन्म दिया जिनमें कम से कम सिद्धांत रूप में राज्य सांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। इस प्रकार सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कई सीमा लगाए, यह उसे स्वीकार न था। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए, केंद्रीय शासन। अलाउद्दीन केंद्रीय सरकार में सत्ता का प्रमुख स्रोत तथा सर्वेसर्वा था। उसके पास शासन संबंधी व न्याय संबंधी सभी प्रकार की शक्तियाँ थीं। वह राज्य का सर्वोच्च सेनापति भी था। राजकार्य में सुल्तान की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी थे, किंतु वह उनकी आज्ञा मानने को बाध्य नहीं था। उसके प्रमुख मंत्री व विभाग
इस प्रकार है। देखिए विद्यार्थियों, केंद्रीय सत्ता जो थी, केंद्रीय शासन, उसको उसने किस प्रकार अलग अलग वर्गों में, विभागों में बांटा, जो इस प्रकार है। दीवाने वजारत, पहला विभाग, यह प्रधानमंत्री का पद था। वह वित्त विभाग का मुखिया भी था। इसका मुख्य कार्य राजस्व वसूल करना था। दीवाने वजारत का दूसरा विभाग देखिए, दीवाने अर्ज, ये सेना व युद्ध का विभाग था। इसका अध्यक्ष आरजे मुमालिक कहलाता था। तीसरा विभाग देखिए, दीवाने रसालत, ये विदेशी व कूटनीति मामलों का विभाग था। फोर्थ विभाग देखिए, दीवाने ईशा, सुल्तान व प्रशासन के समस्त पत्र व्यवहार के लिए इसके अधीन एक विभाग था जो कहलाता था दीवाने ईशा। अब देखिए केंद्रीय सत्ता के बाद में देखिए विद्यार्थियों, प्रांतीय शासन, शासन प्रबंध की कुशलता के लिए सुल्तान ने अपने राज्य को भागों व उपभागों में बांट रखा था। राज्य में सबसे बड़ी इकाई प्रांत अथवा सूबा थी। अलाउद्दीन के राज्य में कुल 11 सूबे थे और प्रत्येक प्रांत का मुखिया सूबेदार होता था। वह प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए सेना रखता था। युद्ध के समय वह सुल्तान की सेना से मदद करता था। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुप्तचर व्यवस्था। अलाउद्दीन ने एक अध्यादेश जारी कर एक अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। वरीद गुप्तचर अफसर होता था। मुनहीस गुप्तचर होते थे। अमीरों के घरों, दफ्तरों, प्रांतीय राजधानियों, बाज़ारों में इनको नियुक्त किया जाता था ताकि सुल्तान को प्रत्येक घटना की सूचना ये दे सके। अलाउद्दीन का गुप्तचर विभाग इतना अधिक सफल था कि बड़े से बड़ा सरदार भी उससे आतंकित हो गए और परस्पर बात करने से डरने लगे। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है न्याय व्यवस्था। अलाउद्दीन की न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी। वह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह स्वयं ही मुकदमों का निर्णय करता था। सुल्तान के बाद न्याय विभाग में सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कज़ात था। उसके अधीन बहुत से निम्न स्तर के काजी काम करते थे। उनके नीचे मुफ्ती काम करते थे। प्रांतों में सूबेदार, काजी और निम्न प्रकार के दूसरे अधिकारी न्याय करते थे। न्याय विधि सरल थी किंतु दंड बड़े कठोर थे। मुकदमों के फैसले जल्दी से जल्दी कर दिए जाते थे। कोई व्यक्ति धनवान व उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण दंड की पीड़ा से नहीं बच सकता था। कोड़े मारना, कुओं में फेंक देना, कैद करना, सिर काट देना, अंग विच्छेद, पत्थर मारकर जान निकाल देना तथा इसी प्रकार के कठोर दंड अपराधियों को दिए जाते थे। इस प्रकार की दंड व्यवस्था के परिणाम स्वरूप चोरों, लुटेरों और अन्य अपराधियों का आतंक समाप्त हो गया था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अलाउद्दीन के शासन प्रबंध में नेक्स्ट टॉपिक है सैनिक सुधार। इसमें देखिए विद्यार्थियों, सैनिक सुधार, अलाउद्दीन द्वारा कई सैनिक सुधार किए गए जिसमें से कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिए। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसी क्रम में विद्यार्थियों दूसरा टॉपिक है अपना, उसने एक विशाल अनुशासित सेना का गठन किया जिसमें पैदल सैनिक तथा घुड़सवार हाथी सम्मिलित थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिकों की संख्या इससे भी अधिक थी। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें। इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की गई। इस कार्य की देखभाल दीवाने अर्ज करता था ताकि कोई भी बेईमानी नहीं हो सके। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तन न कर सके, एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न किया जाए, इसके लिए घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। जिसके पास एक घोड़ा
एक कप्पा होता था, उसे प्रतिवर्ष 234 टंका व जिसके पास 2 घोड़ा यानी 2 अप्पा रखने वाले सैनिकों को 278 टंका वेतन मिलता था। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धनुष बाण, तलवार, भाला, कटार आदि युद्ध करने के मुख्य अस्त्र थे। सुरक्षा के लिए शीर्षासन, कवच व ढाल का प्रयोग किया जाता था। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर नवीन किले बनवाए। दिल्ली और सीरी के किलों की भी मरम्मत करवाई गई। ये सभी किले सर्वथा अस्त्र शस्त्रों और अन्य भंडारों से परिपूर्ण रहते थे। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला प्रशासन प्रबंध के बाद में आर्थिक कंडीशन, उसमें होता है राजस्व व लगान व्यवस्था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन की राजस्व व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली व निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति और मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और इसके लिए राज्य की आय में वृद्धि करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त हिंदुओं की विद्रोह करने की शक्ति को तोड़ देना भी इसका एक कारण था। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना पहला पॉइंट देखिए, भूमि अनुदानों की समाप्ति। सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने राजस्व वृद्धि के लिए मुसलमानों, माफीदारों तथा धार्मिक व्यक्तियों की मिल्क यानी राज्य द्वारा दी गई संपत्ति, इनाम, इंदरात यानी कि पेंशन, वफ़ यानी धार्मिक अनुदान आदि के रूप में मिली हुई भूमि जब्त कर ली। इससे 2 लाभ हुए। इससे राज्य की आय तो बढ़ी, साथ ही अमीरों की शक्ति पर भी अंकुश लगा और उन पर नियंत्रण पाना आसान हो गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट है विशेषाधिकारियों की समाप्ति। इस नियम के अनुसार सुल्तान ने मुक़द्दस, खूत, चौधरी आदि हिंदू पदाधिकारियों को उन विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जिनका वे उनके पीढ़ियों से उपभोग करते आए थे। राजस्व विभाग के इन 3 वर्गों के पदाधिकारियों को उनके वेतनादि पूर्ववत मिलते रहे, किंतु अन्य भूमि से संबंधित लोगों की भांति उन्हें भी भूमि, मकान तथा चारागाहों पर कर देने पड़ते थे। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर वृद्धि। राज्य करों में अधिकतम वृद्धि करना सुल्तान का तीसरा मुख्य आधार था। उपज का 50% उसने राज्य कर के रूप में निश्चित किया। इसके अतिरिक्त 2 नवीन कर भी लगाए, मकान कर व चराई कर। हिंदुओं को इसके अतिरिक्त जजिया कर भी देना पड़ता था। इसी क्रम में अगला पॉइंट है भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि का नाप। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश यानी कि नाप कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। इसके लिए एक बिस्वा को 1 इकाई माना गया। इसके अतिरिक्त सुल्तान लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। इसी क्रम में अगला पॉइंट है दीवान-ए मुस्त खराज। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया कर वसूलने के लिए दीवान-ए मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना की। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है बाजार नियंत्रण की योजना। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसको नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। इसी क्रम में इतिहासकार बर्नी तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में लिखते हैं कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाए तो राज्य का खजाना मात्र 4 से 5 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में भी कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें, इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उन वस्तुओं की दरें भी कम कर दी। सुल्तान की सैनिक व्यवस्था की सफलता उसके बाजार नियंत्रण पर
पूर्णतः निर्भर थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनाज, कपड़ा, जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं पर मूल्य घटाकर उन्हें इतना सस्ता कर दिया कि एक सैनिक नाम मात्र के वेतन में आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। उसने अनाज, कपड़ा, अन्य वस्तुओं का मूल्य साधारण बाजार की दर से बहुत कम निश्चित किया। बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के उद्देश्य से बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से सुल्तान ने 4 प्रमुख कार्य किए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण किया। नंबर 2, वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की। नंबर 3, वस्तुओं का उचित वितरण। नंबर 4, बाजारों का प्रबंध। इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था की देखभाल के लिए दीवाने रियासतें और शायना मंडी, बाजार की देखभाल के लिए याद रखिए दीवान रियासतें व शाना मंडी तथा इन पे न्याय एकदम कानून व्यवस्था लागू हो, उसके लिए न्याय के लिए सराय अदल नाम के एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने जिस बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया उसका पालन न करने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाता था। इसी क्रम में बर्नी अपनी रचना तारीख़ फिरोज शाही में अपने विचार लिखते हैं कि कभी कोई व्यापारी कम तोलता था तो उतने ही भार का उसे शरीर में से मांस काट लिया जाता था। सुल्तान की आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं का मूल्य गिर गया। आधुनिक इतिहासकारों ने अलाउद्दीन की उसकी आर्थिक नीति की सफलता के लिए भूरी प्रशंसा की है। निसंदेह वस्तुओं को निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने की अलाउद्दीन की व्यवस्था सफल व अद्वितीय थी। डॉक्टर के.एस. लाल जो अन्य विभिन्न प्रकार से उस व्यवस्था के दोषों को बताते हैं कि ये स्वीकार करते हैं कि अलाउद्दीन के शासन का वास्तविक महत्व वस्तुओं के मूल्यों को कम करने में ही नहीं बल्कि बाजार की कीमतों को निश्चित करने में है, जो अपने युग का एक महान आश्चर्य समझा जाता था। अलाउद्दीन की बाजार नीति के सारभूत तथ्यों का प्रस्तुतिकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नंबर 1, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये योजना सिर्फ सैनिकों के लिए थी, दिल्ली तक सीमित थी। ये मत अधिक विश्वसनीय लगता है। अगला पॉइंट, अन्य विद्वानों का मत है कि यह योजना संपूर्ण प्रजा के लिए थी, इसे संपूर्ण साम्राज्य में लागू किया गया। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है, अलाउद्दीन ने सभी बड़ी छोटी वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए। इसी क्रम में 4 पॉइंट है, अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों, वस्त्रों, घोड़ों, पशुओं, दासों के लिए बाजार स्थापित किए। खाद्यान्न बाजार का अधीक्षक शाना मंडी व वस्त्र बाजार का अधीक्षक दीवान रियासत को नियुक्त किया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है, संकट के समय के लिए सरकारी गोदामों में भी आवश्यक वस्तुओं के लिए भंडारण की व्यवस्था की गई। साथ ही ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की सीमा भी निश्चित कर दी गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है, कम तोड़ने के लिए कठोर दंड का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार अधिक मूल्य वसूलने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कुल मिलाकर बाजार में पूर्ण संतुलन की एक उचित प्रबंध किया गया ताकि अव्यवस्था ना फैले। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है अपना, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था उसके समय में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हुई। बर्नी कहते हैं कि अनाज मंडी की कीमतों का स्थायित्व इस युग का आश्चर्य था। विद्यार्थियों आज का ये अपना टॉपिक कहने का मतलब है शासन व्यवस्था अलाउद्दीन की, राजस्व व्यवस्था और बाजार व्यवस्था, ये तीनों कंप्लीट हो गए। विद्यार्थियों जो कल हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब जब इतना कार्य किया है तो निश्चित रूप से हमें अलाउद्दीन के मूल्यांकन पर डिस्कशन
करना चाहिए। तो कल का टॉपिक अपना ये रहेगा अलाउद्दीन का मूल्यांकन, उसके पक्ष विपक्ष में, और नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ अपना रहेगा अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी, और उसके बाद में इतिहास के रंगमंच पर खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश का आगमन होता है। थैंक यू।